हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। तो लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत रसायन का जो चैप्टर चल रहा था उसमें आपको बताया था कोलराउस का नियम और चालकत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में। और कोलराउस के नियम में आपको एक ग्राफ बताया था और कुछ छोटे से एग्जाम्पल बताए थे कुछ, जिनके द्वारा अपन जो है वो सीमांत मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कहा गया था कि नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होगा वो होगा कोलराउस नियम के अनुप्रयोग और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे आज, मैं बताऊंगा कि उनको सोल्व कैसे कर सकते हैं। वो तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि न्यूमेरिकल जो है वो कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन। उससे पहले आपसे जो ये मैंने पहले भी कहा है आपको कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें आप कि आपको वीडियो जो है वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का अपना टॉपिक है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग और उसमें पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। सबसे पहले देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य को दुर्बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जगह पे जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आज तक वो पूछा हुआ है एसिटिक अम्ल के लिए। किसके लिए? एसिटिक अम्ल के लिए, जिसका सूत्र तो होता है CH3COOH, लेकिन एग्जामिनर जो है उसको इस तरीके से लिख के देता है HAC। क्या लिख के देता है? HAC। तो देखो H की जगह पर तो H है, बाकी जो समूह बचा हुआ है ना उसको AC लिख देता है वो, और बाकी समूह को AC इसलिए लिख देता है क्योंकि उसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। तो CH3COO- को बोलते हैं एसीटेट। आगे बात समझ में। अब एसिटिक अम्ल जो है उसको दुर्बल क्यों माना इसने, वो मैं कारण बता देता हूँ आपको। उसका कारण है सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल, ध्यान से सुनिए, सभी कार्बनिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल मतलब जिन भी अम्लों में कार्बन आता है ना, कार्बन, वो दुर्बल होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल जो है वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन इसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो अगर CH3COOH अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य होता तो इसमें जो आयन बनते वो कौन से बनते? CH3COO- और H+, ये वाले आयन बनते अगर ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होता तो। लेकिन ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसका मतलब इसमें ये वाले आयन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन को एसिटिक अम्ल की जो सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इस एसीटेट आयन है ना, एसीटेट आयन, उसकी मोलर चालकता आनी चाहिए और इसकी आनी चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों की अगर अपन को मोलर चालकता पता हो तो इसकी जो मोलर चालकता है उसकी गणना अपन आराम से कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इन दोनों की मोलर चालकता कहाँ से लाएंगे अपन। ठीक है, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जब भी आपको ऐसे कहा जाएगी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करो आप, तो आप याद रखो हमेशा कि अपन को 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता होगी। 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है ना उनकी आवश्यकता होगी। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि 3 की जरूरत क्यों है यहाँ पर। तो 3 की जरूरत इसलिए है क्योंकि इनमें से एक जो वैद्युत अपघट्य होगा उसमें से अपन धनायन लेंगे, दूसरा वैद्युत अपघट्य जो होगा उसमें से लेंगे ऋणायन। तीसरा क्यों लेंगे? तीसरा इसलिए लेंगे कि जैसे धनायन के साथ जो ऋणायन जुड़ा होगा वो एक्स्ट्रा आ गया और ऋणायन के साथ जो धनायन जुड़ा होगा वो एक्स्ट्रा आ गया, तो उन एक्स्ट्रा को हटाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना एसिटिक अम्ल की या किसी की भी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, अगर वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता ली जाती है। ठीक है, अब वो 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से होंगे तो उसको अपन अपनी इच्छा से ले सकते हैं। बाकी अपन जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर अपन को H+ चाहिए तो अपन किससे ले लेंगे? HCl से ले लेंगे। मैंने बताया था आपको कि इसको आप लैम्डा नोट भी लिख सकते हैं और लैम्डा इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा नोट H+ प्लस लैम्डा नोट Cl-, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, HCl क्यों लिया अपन ने? क्योंकि अपन को H+ की जरूरत थी और इससे H+ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है CH3COONA, इसको भी एग्जामिनर ऐसे लिख के दे सकता है NaAC। ये Na हो गया और ये AC हो गया, तो NaAC लिख के दे सकता है और NaAC होगा तो Na+ और AC- हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे तो लैम्डा नोट NaAC
इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नोट Na प्लस और प्लस लैम्डा नोट Ac माइनस। ठीक है, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन सेकंड। थर्ड वाला जो यौगिक है उसको याद देने की जरूरत ही नहीं है। तो दो अपन ने लिए हैं, उनमें से जिसकी जरूरत है उनको अपन यहाँ पे ले लेंगे और जो बाकी बच गए उनको हटा देंगे। तो Cl और Na की जरूरत नहीं है, इसलिए तीसरा जो यौगिक है वो कौन सा हो गया, NaCl। तो Na प्लस और Cl माइनस, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा नोट NaCl इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा नोट Na प्लस प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस। ठीक है, ये अपने पास तीन जो है ना विद्युत अपघट्य जो थे, प्रबल विद्युत अपघट्य, उनको अपन ने सोल्व कर लिया यहाँ पर। अब अपन को एसिटिक अम्ल लेना है, एसिटिक अम्ल उसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखो एक लाइन याद रखनी है, जिसकी जरूरत होती है उनको जोड़ते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो जरूरत किसकी है, H और CH3CO माइनस की। तो H किसके अंदर है, HCl में, CH3CO माइनस किसमें है, CH3CO Na में। ठीक है, इसका मतलब जिसकी जरूरत थी, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे और फिर इनमें से 3 जो समीकरण है उसको घटा देंगे। तो समीकरण 1 कौन सा हो गया, लैम्डा नोट HCl प्लस लैम्डा नोट NaAC और माइनस लैम्डा नोट NaCl। इसमें से देखो जो Cl माइनस है वो इस वाले Cl माइनस से कैंसिल हो जाएगा, Na प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा H और इसमें बचेगा Ac। तो इस तरीके से अपने पास जो है HAC है ना, HAC वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, इन तीनों के मान दे देता है, इन तीनों के मान दिए आएंगे और आपसे ये पूछेगा। तो आपको मैंने क्या नियम बताया था इसके लिए भी, जिसकी जरूरत है उसको जोड़ते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको उसमें से घटा देते हैं। जरूरत किसकी है, H और AC की, तो इन दोनों को जोड़ दिया और NaCl जो उसकी जरूरत नहीं है इसलिए उसको हटा दिया। ठीक है, तो वैसे तो अपने सिलेबस में केवल जो दुर्बल अम्ल है, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्लों के लिए दे रखा है, लेकिन मैं आपको दुर्बल क्षार के लिए भी बताऊंगा कि दुर्बल क्षार होता है अगर, तो उसके लिए अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। लेकिन दुर्बल क्षार के लिए समीकरण आप खुद बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपन जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो दुर्बल जो क्षार है वो होता है एक तरह से NH4OH। क्या होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NH4OH की सीमांत मोलर चालकता के लिए 3 विद्युत अपघट्य दे देंगे, फिक्स है ये 3 ही देंगे, कारण में बता दिया मैंने यहाँ पर 3 क्यों देते हैं। तो 3 विद्युत अपघट्य दे दिए, मान लो आपको एक तो दे दिया NH4Cl, एक दे दिया NaCl और एक दे दिया NaOH। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि NH4OH है ना उसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखो सूत्र कैसे बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे लैम्डा नोट NH4OH बराबर, अपन को क्या चाहिए, NH4 चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर है, इसका मतलब इसको लिख दो। फिर देखो फिर OH चाहिए, OH तो इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, इसका मतलब लैम्डा नोट NaOH और Na और Cl अपन को यहाँ पर चाहिए नहीं, इसका मतलब इसको माइनस कर दो इसमें से NaCl। ठीक है, समझ गए। तो अगर दुर्बल क्षार दे रखा हो दुर्बल अम्ल की जगह पे, तो आप जो है वो इस तरीके से वही 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे और उनमें से जिसकी जरूरत है उसको जोड़ देंगे और जिसकी जरूरत नहीं है उसको घटा देंगे। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जल है ना, जल की सीमांत मोलर चालकता की गणना के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जल जो होता है जल, उसकी सीमांत मोलर चालकता की गणना के लिए सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए बोल दिया। तो जल भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य क्यों होता है उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। वो कारण है इसका, जिनकी भी उभयधर्मी प्रकृति होती है, मतलब जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं ना, उनकी दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है और दुर्बल ही क्षारीय प्रकृति होती है। तो आप याद रखेंगे ऐसे कि जिनकी भी दोनों तरह की प्रकृति होती है, अम्लीय और क्षारीय, वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की तरह। तो यहाँ पर आपको 3 पदार्थ वही लेने पड़ेंगे। ऐसे पहले वाले पदार्थ से क्या मिलेगा, OH, दूसरे पदार्थ से क्या मिलेगा, H+, तीसरे को हटा देंगे तो लैम्डा नोट H2O बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट NaOH प्लस लैम्डा नोट HCl माइनस लैम्डा नोट NaCl। ठीक है,
तो ये हुआ अपने पास जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है उसकी सीमांत मौलिक चालकता की गणना अपन इस तरीके से कर सकते हैं। याद रखना हमेशा 3 दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें आपको 3 वैद्युत अपघट्यों के मान दिए होंगे, उनकी सहायता से जो चौथा विद्युत अपघट्य होगा उसकी सीमांत मौलिक चालकता या अनंत अनुतापक मौलिक चालकता ज्ञात कराएंगे। जैसे देखो इसमें मान इन तीनों के दिए आएंगे, ज्ञात अपन से क्या करवाएगा, H2O के लिए जो सीमांत मौलिक चालकता है वो ज्ञात करवाएगा। ठीक है, तो ये बात अपने समझ में आ गई है। पहला अनुप्रयोग शायद सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड अनुप्रयोग के ऊपर। दूसरा जो अनुप्रयोग होता है वो कौन सा होता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो नियम है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पे लागू होता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन एक ही बात है दोनों, बस आयनन में अपन आयन बना देते हैं, वियोजन का मतलब टूटना होता है। तो के वियोजन या आयनन स्थिरांक तथा आयनन या वियोजन की मात्रा की गणना करना। क्या टॉपिक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन स्थिरांक तथा उसके आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा की गणना करना। ठीक है, तो इसमें भी अपन एसिटिक अम्ल को ही ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। जब इसको जल में बोलेंगे तो आंसर जो है वो इसका आएगा CH3COO- और H+। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि यहाँ पर अपन प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मदद नहीं लेंगे, इसी के अंदर चेंज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अपन उसको तब तक आयनित कर रहे हैं जब तक कि उसके पूर्ण रूप से आयन नहीं बन जाते हो। मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य को तब तक तनु किया जाता है जब तक कि उसका पूर्ण रूप से आयनन नहीं हो जाता हो। ठीक है, तो इसको तब तक तनु किया गया जब तक इसके पूरे आयन नहीं बन गए। अब अपन देखें, अगर प्रारंभ में मोल देखें, प्रारंभ में मतलब प्रारंभिक अवस्था में अगर मोल देखें इसमें, तो ये कितने होंगे इसके 1, इसके होंगे 0 और इसके होंगे 0, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद बनते ही नहीं है। फिर साम्य पर या टी समय पर मोल देखें, अगर टी समय पर या साम्य पर मोल देखें अगर, तो इसमें से तो क्या होगा कम, इसमें जो है वो क्या होगी वृद्धि। फिर उसके बाद में सांद्रता देखें अगर, सांद्रता तो इसके बटा में v लिख दो या फिर इनको c से गुणा कर दो, c से। फिर उसके बाद में आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक जो होता है वो होता है उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता। अब ये जो है अगर अम्ल है तो यहाँ पर आ जाएगा Ka, क्षार है तो आ जाएगा Kb, और अगर जल है तो Kw। ठीक है, उसके बाद में सांद्रता का मान रखो, तो मैंने क्या कहा था अभी c से गुणा कर देते हैं इनको, तो क्या आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो ये आ गया Ka। फिर उसके बाद में Ka बराबर एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अपने पास एक सूत्र आया जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, आयनन स्थिरांक। क्या बोल रहे हैं, आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ऐसा कुछ सीमांत मोलर चालकता या इस तरह का कोई शब्द इसके अंदर आया ही नहीं। तो देखो अब आएगा, उससे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा आयनन की मात्रा किसे कहते हैं। तो आयनन या वियोजन की मात्रा जो होती है वो होती है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नोट, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नोट। मतलब अगर आपसे पूछे आयनन की मात्रा की परिभाषा क्या होती है, तो देखो परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य की C सांद्रता पर, मतलब दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता के अनुपात को, तथा सीमांत मोलर चालकता के अनुपात को आयनन की या वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा। इस अल्फा का मान इसके अंदर रखो। अब अपन को पता लग जाएगा कि अपने जो इसके अंदर कोलरोस के नियम का उपयोग किया है। तो C इंटू अल्फा स्क्वायर है तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नोट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नोट। ठीक है, फिर आगे सोल्व करो इसको, तो C इंटू लैम्डा m स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा और ये लैम्डा m नोट का स्क्वायर है वो नीचे। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा m नोट माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नोट, ये आ जाएगा। एक को इससे कैंसिल कर दो, तो अंतिम जो फॉर्मूला अपने पास होगा जिससे कि अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वो जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा
बाहर तो बच जाएगा लैम्डा एम नोट और अंदर बच जाएगा लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम। ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से किसी भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, आप यहाँ पे के भी कर दो, ये दुर्बल क्षार के लिए हो जाएगा सेम टू सेम। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार है ना, उसके लिए आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक की गणना इस सूत्र की सहायता से की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि इसकी सहायता से अपन दो अनुप्रयोग जो अपने पास दे रखे हैं कोलराउस नियम के, उसमें दो अनुप्रयोग जो है उसको अपन ने समझ लिया यहाँ पर। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद में कोलराउस का नियम के अनुप्रयोग जो थे वो खत्म हो जाएंगे। 3 सूत्र आपको ध्यान रखने। एक तो जो मैंने अभी बताया था आपको कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मूल चालकता ज्ञात करते तो 3 प्रबल विद्युत अपघट्य दिए आएंगे, उनमें से किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे वो ध्यान रखना है। दूसरा एक सूत्र ये याद रखना है एल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, और एक सूत्र जो है वो आपको ये याद रखना है जिसके द्वारा अपन आयनन या वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज है मैं आपको और बता रहा हूं जो होती है, इसका मैंने कोलराउस के नियम का एक नाम और बताया था, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। क्या बताया था? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इसका मतलब जो आयनों के अभिगमनांक है, आयनों के अभिगमनांक, अभिगमनांक का मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब कितना मूवमेंट वो कर पाएंगे, अभिगमनांक की गणना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी मैं सी लिखूंगा, सी का मतलब था कैटायन मतलब धनायन, और ए का मतलब होता है एनायन मतलब ऋणायन। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक, इसका मतलब हो जाएगा एन सी। क्या हो जाएगा? एन सी। और इसको जो है ना बड़े से लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट अपॉन, सॉरी इस तरीके से होगा ये, यहाँ पर जो सी है ना सी वो यहाँ पर आ जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरीके से। मतलब दोनों के दोनों है तो अनंत तनुता पर मोल चालकता, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो सी है वो तो इसकी हो गई, और ये जो है ना वो उस विद्युत अपघट्य की हो गई। ऐसे ही आपसे अगर पूछेंगे कि ऋणायन जो है ना, ऋणायन का अभिगमनांक जो है वो क्या होगा, तो ऋणायन को क्या बोलते हैं? एनायन। तो सूत्र क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट ए अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। अगर हिंदी में सूत्र को लिखेंगे, हिंदी में लैंग्वेज में लिखेंगे मतलब इसको, तो देखो परिभाषा सुन लो इसकी। अभिगमनांक की परिभाषा क्या होगी? अभिगमनांक की परिभाषा होगी किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को आयन का अभिगमनांक कहते हैं। फिर बता रहा हूं दोबारा, आप खुद भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है ना, ये लैम्डा इनफाइनाइट, ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी है? धनायन की। ये किसकी है? ऋणायन की। इसका मतलब दोनों को सम्मिलित रूप से बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आयन ही बोलेंगे। ठीक है, तो और ये किसकी हो गई? विद्युत अपघट्य की, मतलब जिसके अंदर वो आयन उपस्थित था। ठीक है, तो परिभाषा सुनिए दोबारा। अभिगमनांक की परिभाषा बता रहा हूं मैं, किसी आयन की सीमांत मूल चालकता तथा विद्युत अपघट्य की सीमांत मूल चालकता के अनुपात को आयन का अभिगमनांक कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, और उसके सूत्र मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए ना कि इसके ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, अभिगमनांक क्या होगा, तो आपको जो है उस धनायन की सीमांत मूल चालकता की गणना करनी होगी, और जो विद्युत अपघट्य है उसकी सीमांत मूल चालकता जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर उन दोनों का अनुपात ले लेंगे, और अनुपात लेने के बाद अपन को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आयन के अभिगमनांक का मान। ठीक है, तो 3 अनुप्रयोग मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तीनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फिर उसके बाद में अपन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कोलराउस के नियम को आप पूरा पढ़ लें एक बार, इससे पिछले वाले वीडियो को देखें और इसको देखें और पूरा कंप्लीट करके रखें, जिससे कि अपन आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वहां तक इन जो वीडियोस हैं उनको आप पहुंचाइए।
जो वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन तक आप इनको पहुंचाइए। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो स्टूडेंट मेरे से पहले से कनेक्ट है उनको बताया था, या जो चैनल पे अभी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने बताया था कि जो मेरा मिशन है वो है यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है उनको फ्री एजुकेशन जो है वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इसके लिए आपको केवल इतना ही काम करना है कि जिस तरीके से मैं, अब आपको पता भी लग गया होगा कि मैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे। इसके लिए जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप मेरा इतना सपोर्ट कर दीजिए कि सभी स्टूडेंट जो है वो कम से कम 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे हों जिन तक इन जो वीडियोज है उनको पहुंचाइए, जिससे कि ये नॉलेज है ना वो आगे से आगे प्रोसीड हो सके और एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, शिक्षा दिवस के अंदर एक क्रांति आ सके। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।